आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो बदन सितार की तरह झंझना उठता है। मैंने बहुत से शायरों को अपनी शायरी में रात की खूबसूरती को रोमांटिसाइज करते हुए पढ़ा है, लेकिन कुछ रातें सड़क पर अचानक आ जाने वाले गहरे खंदक सी होती हैं, जिनके बारे में मुसाफिरों को कुछ अता पता नहीं होता। ये कहानी ऐसी ही एक रात का बयान है। उन दिनों मैं दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक में सेल्स मैनेजर हुआ करता था और मेरा ट्रांसफर करोल बाग ब्रांच से पीतमपुरा ब्रांच में हो गया था। ऑफिस में पहला दिन था। सुबह सुबह समय पर उठना मेरे लिए हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन दफ्तर के पहले दिन समय पर पहुंचकर इंप्रेशन जमाना, मॉर्निंग हडल में टीम इंट्रोडक्शन से लेकर मंथली टारगेट के लिए स्ट्रेटजी बनाने के प्रेशर ने मुझ जैसे अहदी को भी सुबह 9 बजे ही दफ्तर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं ब्रांच खुलने से पहले ही पहुंच गया था और बाहर खड़ा व्हाट्सएप टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद ब्रांच खुली तो मैंने फोन के स्क्रीन से नजर उठाकर देखा। वो सामने खड़ी रजिस्टर में एंट्री कर रही थी। लॉबी में हल्का अंधेरा तैर रहा था। वो कत्थई सलवार कमीज में खड़ी ऐसे लग रही थी जैसे कोई चिराग अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें थम सी गई। मॉर्निंग मीटिंग में उसका नाम पता चला, वर्तिका। कुछ ही दिनों में नया ऑफिस मुझे रास आने लगा था, जिसका एकमात्र सबब थी वर्तिका। गहरी झील सी आंखें, कसा हुआ बदन और खिलौने जैसे मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी किसी को भी उसके ख्यालों में गुमराह करने के लिए काफी थी। वर्तिका सर्विस मैनेजर थी, इसलिए दिन में 1-2 बार तो उसके टेबल पर कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता था। मैं उसके टेबल तक जाता और कोई ना कोई किसी ना किसी काम के बहाने उससे बात करता। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हिमाचल से थी और जब वो महज 9-10 साल की रही होगी, तभी एक दिन एक सड़क हादसे में उससे उसका पूरा परिवार ही छिन गया था। वो तब से ही दिल्ली के संत नगर में अपनी बुआ के साथ रहने लगी थी। जिस दिन मैं किसी मीटिंग या रिव्यू में बिजी होता और मेरा कोई काम वर्तिका की टेबल तक नहीं पहुंचता, तो हम दोनों में ही एक अजीब सी कुलबुलाहट सी होने लगती और वो थोड़ी देर में खुद किसी न किसी काम के बहाने से मेरे केबिन में आ जाती। वो लंच लगवाने के लिए ऑफिस बॉय अख्तर को आवाज देती तो उस आवाज का मेरी केबिन तक पहुंचना लगभग तय हो गया था और फिर हम दोनों एक साथ ही लंच करते। उन दिनों में दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर करने लगा था। उसे अमृतसरी कुलचे पसंद थे, बेहद पसंद। मैं अक्सर लंच में कुलचे ही ऑर्डर कर लिया करता और जब पेंट्री के आसपास कोई नहीं होता तो मैं सबसे नजर बचा के उसे अपने हाथ से ही कुलचे का 1-2 कौर खिला देता। ऐसा करने में मुझे न जाने कौन सी खुशी मिल जाती कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरे पास आज भी इसका कोई माकूल जवाब नहीं है। बस इतना जानता हूं कि दिल मुतमईन हो उठता था। ब्रांच मैनेजर प्रशांत ओबेरॉय की पारखी नजरों में हम अक्सर ही एक साथ लंच करते हुए देखे जाते। चुनाचे वो भी कभी कभार छेड़ने लगे थे कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या बे? और तब मैं बड़े करीने से, अरे नहीं सर, आपको तो पता ही है वर्तिका सर्विस मैनेजर है, बस इसीलिए थोड़ा बना के रखना पड़ता और कुछ नहीं। ऐसा कह के मैं उनसे जरूरी पेपर्स पर दस्तखत लेता और वहां से धीरे से सरक लेता। खैर, उनको तो सब पता ही था क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे। वर्तिका का ब्रांच में होना ही मेरे लिए एक अलग किस्म का एहसास था। उसकी टेबल के सामने से गुजरते हुए मैं उसे कभी उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं था। इसलिए नहीं कि मैं व्यस्त होता या उसे जानबूझकर अनदेखा करना चाहता, बल्कि इसलिए कि मेरी वजह से कहीं कोई उसके बारे में कुछ गॉसिप न करने लगे, जो कि उन दिनों ऑफिस की रवायत में बहुत सामान्य सी बात थी। फला ब्रांच की कैशियर का फला ब्रांच के सर्विस मैनेजर के साथ चक्कर जैसी तमाम खबरें लंच टाइम का हिस्सा हुआ करती थी। लिहाजा वर्किंग आवर में
वर्तिका से मैं एक नियमित दूरी का खास ख्याल रखता था। गर्मी के दिनों में जब कभी मैं क्लाइंट मीटिंग से ब्रांच वापस आता तो एयर कंडीशनर की ठंडी हवा से बदन को और वर्तिका के होठों पर तैरती हंसी से मन को जो ठंडक मिलती, वो मेरे लिए हर इंक्रीमेंट और बोनस से कहीं बढ़कर थी। कितने रूहानी दिन थे वो, जब मुझे दुनिया की सारी खूबसूरत चीजों में उसका चेहरा नजर आने लगा था। सर्दियों की एक दोपहर मेरे कमरे में लैपटॉप पर लंच बॉक्स मूवी दौड़ रही थी। मैं अभी नवाज और इरफान के बेहतरीन अभिनय और संवाद में मशगूल ही था कि तभी पिताजी कमरे में दाखिल हुए। पिताजी का इस तरह मेरे कमरे में आकर बैठ जाना मुझे हमेशा से इरिटेट करता था। वो जब भी आते थे, बेटा अब शादी कर लो, उम्र हो गई है, इसी नारे के साथ आते, या कभी कभार पटीदारों, रिश्तेदारों, इन लोगों के किसी झगड़े टंटे की कहानी लेकर, जिसे सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर एक ठहरी उदासी थी। उन्होंने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर गांव जाने की इच्छा जताई। शायद पुरानी दिल्ली, घंटा घर और कमला नगर की तंग गलियों में उनका दम घुटने लगा था। अचानक उन्हें खेत खलिहानों की याद आने लगी थी, उन्हें गांव की याद आने लगी थी। मैंने भी बगैर कोई सवाल किए गरीब रथ की 2 टिकट ऑनलाइन बुक कर ली और अगले हफ्ते रविवार की शाम माँ और पिताजी को छोड़ने स्टेशन चला गया। वापस आया तो पूरे कमरे में एक अजीब खालीपन और सन्नाटा तैर रहा था। दीवारें जैसे काटने को दौड़ रही थी। मैंने दिल बहलाने को कुछ देर वर्तिका और कैंपस के दोस्तों से चैटिंग भी की और फिर प्रसाद रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लिया। सिगरेट जलाकर बैठा ही और अभी दूसरे कश का धुआं छोड़ा भी नहीं था कि फोन घर घर आ उठा। स्क्रीन पर शुभम का सुकरात जैसा चेहरा दिखने लगा। शुभम एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसी का फोन था। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया शुभम, तू बता। यहां से बात शुरू हुई तो 1 घंटा 12 मिनट पर जाकर रुकी और नतीजा यह निकला कि अगले रविवार को यह कमरा खाली करके मैं शुभम के संत नगर वाले फ्लैट पर शिफ्ट हो गया। उन दिनों शुभम की रगों में क्रिकेट और फिल्मों का नशा उसेन बोल्ट की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसे क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड जुबानी याद थे। तो वहीं हमारा दूसरा रूममेट मोहित कलोरिया था। मोहित गजब का सुस्त आदमी था। आलसियों की ये प्रजाति अब विरल ही देखने को मिलती है। सर्दियों में बिना नहाए उसने जितना पानी बचा लिया होगा, कसम से उतने में तो कई सूखाग्रस्त गांव आबाद हो सकते थे। उसके सपने भी उसी की कदकाठी की तरह ही छोटे थे। ज्यादातर वो दीन दुनिया से परे अपनी ही धुन में रहने वाला ही था। उसकी दुनिया गिटार और गांजे के आगे खत्म हो जाती थी। मेरे लिए संत नगर आना कुछ इसलिए भी रोमांचकारी था कि बगैर किसी बड़ी प्लानिंग के मैं जब चाहता वर्तिका से एकांत में मिल सकता था, उसे आंख भर के देख सकता था, उससे बातें कर सकता था, छू सकता था, उसे चूम सकता था। शायद दोस्ती गाढ़ी हुई तो ठीक वैसा ही हुआ। हर रविवार वर्तिका अपनी दोस्त नेहा के घर जाने के बहाने घर से निकलती और सीधा मेरे फ्लैट पर आ जाती और फिर हम दोनों बड़ी आहिस्ता से मोहित वाले कमरे पर कब्जा कर लेते। वर्तिका के आने से मोहित को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए भी ले आती, कभी ब्रेड ऑमलेट तो कभी पनीर टिक्का सैंडविच। मोहित अहदी जरूर था पर फूडी उससे भी बड़ा। वर्तिका के जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी के उन लम्हों से कमरा देर तक महकता रहता। अब सोचता हूं तो सच में ऐसा लगता है कि वो खुशबुओं के दिन थे जब मैं उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कथाएं सुनाने लगा था। कभी सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी जिसमें पुन्नू की राह देखते देखते सस्सी किसी जंगल में भटकती हुई मर जाती है
और जब पुन्नू को पता चलता है तो वह उसी दम भागता हुआ उसकी मजार पर आता है और वहीं रोते रोते दम तोड़ देता है। तो कभी बाल्जाक एवेलिना की प्रेम कथा, जिसमें फ्रेंच लेखक बाल्जाक और उनकी प्रेमिका एवेलिना एक दूसरे से शादी करने के लिए 18 साल तक इंतजार करते हैं और वो 18 साल तक सिर्फ चिट्ठियों में ही बातें करते हैं। गजब का उनका धैर्य था। ऐसी ही अनगिनत प्रेम कथाएं हमारे एक साथ वक्त बिताने का गवाह बनती थी। हम देर तक बैठे एक दूसरे से अपने सपने साझा करते। हमारे सपनों की भी अपनी एक भाषा थी जिसकी तर्जुमानी हम खुद भी नहीं कर सकते थे। मुझे याद है जब उसने एक दिन पूछा था कि यार सोचो, अगर तुम्हें प्रेम को किसी रंग से रंगना हो तो तुम कौन सा रंग उठाओगे। मैं देर तक सोचता रह गया था। मैं आज तक इस सवाल पे अटका हुआ हूं। प्यार किसी बच्चे की पेंटिंग थोड़ी ना है कि उसे कोई रंग दिया जा सके। मैं क्या जवाब देता। मैं उसकी हथेलियों की गर्माहट, उसकी बेपरवाह हंसी और उसके लहजे का तीखापन हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहता था। मार्च ने दस्तक दिया तो मौसम के साथ साथ ऑफिस का भी माहौल बदलने लगा। आदिकाल से ही बैंकिंग इंडस्ट्री में मार्च सबसे खौफनाक महीना माना जाता है। मार्च के महीने में जिससे भी पूछो क्या हाल है, अरे मत पूछ यार, फटी पड़ी है, बस यही जवाब मिलता है। गार्ड और ऑफिस बॉय को छोड़कर हर किसी पर इंश्योरेंस और रेवेन्यू का पहाड़ जैसा प्रेशर आ जाता है। मैनेजरों का वश चले तो सिक्योरिटी गार्ड से भी टाई लगाकर इंश्योरेंस बिकवाने लगे। मार्च अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि दुनिया में कोरोना जैसी भयावह महामारी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ और मीडिया ने भी उस डर के हवाले से हेडलाइंस पे हेडलाइंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर देखते ही देखते एक एक करके दुनिया का शटर बंद होने लगा। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोगों की उम्मीदें डूबने लगी, आंखों में निराशा उतरने लगी, न जाने क्या क्या होने लगा। ऐसा माहौल जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो चुका था। खैर, दुनिया में आग लगे या सैलाब आए, कंपनियों को तो अपने सेल्स और रेवेन्यू से मतलब होता है। लिहाजा हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क अभी भी नहीं पड़ा था। एसेंशियल सर्विस होने के नाते हमें तो रोजाना बैंक जाना ही था और सेल्स का प्रेशर भी जस का तस ही था। एक शाम वर्तिका की लापरवाही से एक बड़े क्लाइंट ने अपना सारा पैसा HDFC बैंक में ट्रांसफर कर लिया और नोडल ऑफिसर को सेल्स मैनेजर यानी कि मेरी शिकायत भी लिख दी। मामला सीनियर्स के सामने हाईलाइट हुआ तो मुझे और मेरी पूरी टीम को डांट खानी पड़ी। हेड ऑफिस से लौट कर ब्रांच आया तो टीम का गुस्सा शांत करने के लिए मुझे मजबूरन वर्तिका को भी डांटना पड़ा। वो पहले तो सब कुछ चुपचाप सुनती रही, फिर उसने लरसते होठों से कुछ कहने की कोशिश भी की, लेकिन आवाज की डोर भीतर ही टूट गई और वो बगैर मेरी तरफ देखे वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसकी आंखें भर आई थी। मैंने भारी मन से उसे सबके सामने डांट तो दिया था, पर उसके चेहरे की नदामत उससे ज्यादा भीतर ही भीतर मुझे परेशान करने लगी थी। उस शाम ऑफिस में एक महीन चुप्पी तैरने लगी थी और हवाओं में एक अजीब सा अनमनापन। मैंने उसे सब कुछ तफसील से बता देने के लिए व्हाट्सएप कर दिया और फिर देर तक उसके मैसेज का इंतजार भी करता रहा। पर रिप्लाई तो दूर की बात, मैसेज डिलीवर भी न हो सका। मतलब उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब तो बातचीत के लिए कोई चोर दरवाजा भी नहीं था। देर शाम ऑफिस से घर के लिए निकला तो उदासी भी साए की तरह साथ साथ चलने लगी, जिसकी एक ही दवा सूझ रही थी, चिल्ड बियर के साथ किशोर कुमार के नगमे। फ्लैट पर पहुंचा तो पता चला कि मोहित पहले ही अपने गांव नीम का थाना पहुंच चुका है।
शुभम कमरे पर अकेला था। शुभम अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर क्विंटन टेरेंटिनो की कोई मूवी देख रहा था। मैंने भी फ्रेश होकर नेटफ्लिक्स पर टैगोर की चौखेर वाली कहानी लगाई और देखना शुरू कर दिया। सफेद साड़ी में राधिका आप्टे की बेलिबास पीठ और पियानो पर थिरकती खूबसूरत उंगलियां किसी के भी मन के तार झंकृत कर देने के लिए पर्याप्त थी। सफेद साड़ी में बैठी राधिका आप्टे की बेलिबास पीठ और पियानो पर थरकती खूबसूरत उंगलियां किसी के भी मन का तार झंकृत कर देने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन मेरा आधा ध्यान तो वर्तिका पर ही लगा था, लिहाजा थोड़ी ही देर में कहानी से भी मन उकताने लगा और मैं वहां से उठकर शुभम के कमरे में आ गया। शुभम का ध्यान मुझ पर गया तो उसने मेरी उदासी सूंघ ली और बगैर कुछ बोले उठकर किचन की तरफ चला गया। उसने गैस जलाकर सिगरेट को मुखाग्नि दी और फिर सिगरेट की हर कश के साथ मैं उसे पूरी राम कहानी सुनाने लगा। वो दूसरों की लव स्टोरी हमेशा चाव से सुनता था। रात जवान हुई तो भूख ने भी नोटिफिकेशन दे दिया। देर तक सोचने के बाद हमने आज के दिन को यादगार बनाने के लिए स्पाइसी तहरी बनाने का साहस भरा निर्णय लिया। एकदम तीखा बनाएंगे आज। रात के 10:30 बज चुके थे। थोड़ी देर में कुकर ने भी किसी सस्ते सिनेमा हॉल में बैठे छिछोरे लौंडों की तरह सीटी मारी तो हम भी मुंह हाथ धोकर तैयार हो गए। जैसे तैसे छाछ के सहारे तेजाबी तहरी गले के नीचे तो उतर गई, लेकिन देर तक ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने मुंह में अंगारे भर दिए हों। शुभम को तो इस जहर की आदत थी, वो हमेशा तीखा ही खाता था। वो बड़े इत्मीनान से अपने कमरे में हेडफोन लगाकर मूवी का बचा हुआ पार्ट निपटाने लगा। मैं पसीने में भीग चुका था। उस दिन गर्मी भी बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही थी। लगभग 2 घंटे में 1.5 लीटर पानी पी चुकने के बाद भी मेरी मृत तृष्णा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मन में ख्याल आया कि नहा ही लेता हूं। सो मैंने फटाफट टोटी खोलकर उसके नीचे बड़ी वाली बाल्टी सरका दी। अभी बाल्टी भरने में वक्त था और तब तक मैं भी हेडफोन पर कोक स्टूडियो के गाने लगाकर वर्तिका के पुराने मैसेज और फोटोज टटोलने लगा। मैंने इतने ध्यान से उसकी फोटोज को पहले कभी जूम करके नहीं देखा था, और देखता भी क्यों, वो हर रोज तो मेरी आंखों के सामने ही हुआ करती थी और जिस दिन छुट्टी होती तो उस दिन मिलने आ जाया करती। खैर, नीली कुर्ती में उसका दूधिया बदन पानी में जलते चिराग सा लग रहा था। क्या कमाल की तस्वीर थी ये। एक और तस्वीर, ब्लैक ब्रा में उसकी एक फोटो अभी भी मेरे पास पड़ी थी, जिसे मेरे जिद करने पर उसने यह कहकर भेजा था कि देखकर डिलीट कर देना पागल, क्या मतलब। फिर वो हंस पड़ी थी और शायद उस रात उसे मैं डिलीट करना भूल गया होऊंगा, तभी तो अभी तक मेरे फोन में पड़ी थी। देर रात तक मैं उसकी तस्वीरों को ऐसे निहारता रहा जैसे कोई बच्चा खिलौनों की दुकान की ओर देखता है। सहसा मुझे किसी शायर की वो लाइनें याद आने लगी जो मैंने कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर सुनी थी। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। एक हल्की अनचाही हंसी होठों पर तैर गई और देखते ही देखते पता नहीं कब आंख भी लग गई। अगले दिन ब्रांच पहुंचा तो माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था। ब्रांच में दाखिल होते ही बहुत से लोग मुझे ध्यान से देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई बड़ी जंग जीत कर लौटा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोगों को क्या हो गया है। अगले 5 मिनट में मॉर्निंग हडल के लिए सारा स्टाफ ब्रांच मैनेजर के केबिन में इकट्ठा हुआ। मैं वॉशरूम से टाई ठीक करके लौटा तो मेरी निगाह वर्तिका पर गई, जो मेरे कमरे के ठीक सामने कैशियर अमन के बाईं ओर खड़ी थी। उसका चेहरा सेब की तरह लाल और आंखों में सितारों जैसी चमक थी।
ऐसा लगता था जैसे वो अभी मुझसे कुछ कह देगी। मेरी नजर झुक गई। मैं इससे पहले कि मॉर्निंग हडल में अपनी टीम से कुछ कह पाता कि अचानक वर्तिका आगे बढ़कर मेरे होठों को चूम लिया उसने। वहां खड़े किसी भी शख्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यहां तक कि मैं खुद भी भौंचक्का रह गया। बदन में बिजली सी कौंध गई कि ये हुआ क्या। मैंने हड़बड़ाहट में जोर से कुछ कहने की कोशिश की कि तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने तकिए के पास से फोन उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। गले में उलझे हेडफोन में अभी आतिफ असलम की आवाज में ताजदारे हरम, इतना मेरा सबसे फेवरेट गाना, झिरझिरा रहा था। कभी कभी लगता है सपने भी कितने अजीब होते हैं, उन्हें दुनिया का कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अगर करता तो इससे बेहतर सपना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। प्यास के मारे गला सूख चुका था। मैंने पेप्सी की वो बोतल जिसमें पानी हुआ करता था उठाकर देखा तो वो पहले ही खाली हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद मैंने खाली बोतल लेकर किचन में तलाशना शुरू किया। बोतल की खोपड़ी खोलकर मयूर जग के सामने लगाया तो वहां भी सिर्फ खालीपन ही हाथ लगा। मयूर जग में जो एक आध छटाक पानी बचा था वो शुभम पहले ही सोख चुका था। मैंने खींचकर हॉल की लाइट जलाई और फिर बिल्ली की तरह दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुआ। मोबाइल का टॉर्च जलाकर मैंने आहिस्ता से उसकी बोतल उठा ली, पर बोतल उठाते ही प्यास गुस्से में तब्दील हो उठी, क्योंकि वो बोतल भी खाली ही थी। यार पानी ही नहीं है क्या घर में कहीं, मैंने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर शुभम की भी नींद खुल गई। क्या हुआ, तू यहां क्या कर रहा है? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। वो नींद में था। अरे पानी नहीं है यार, प्यास के मारे गला सूखता जा रहा है। अरे तो घंटे 2 घंटे की बात और है, मैनेज कर लेना यार। सुबह सुबह डब्बू की दुकान से बोतल उठा लेंगे, 8 बजे तक तो बोतल वाला भी दे देता है ना। यार तू कैसी बातें कर रहा है, अभी 1:30 बज रहे हैं भाई। इतनी जबरदस्त प्यास लगी है कि गला सूख के रेगिस्तान हो गया है, और तू बोल रहा है कि सुबह तक रुक जाऊं। मैंने कहा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अच्छा सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है, ला बोतल दे। उसने मेरे हाथ से बोतल ली और किचन की तरफ चला गया। मैंने उसके पीछे जाकर देखा तो वो टूटी खोलकर बोतल में टंकी का पानी भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां भी मेरा सौभाग्य ऐसा कि टोटी से फुस फुस करके सिर्फ हवा ही निकल कर रह गई। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने नहाने के लिए नल खोला तो था, लेकिन बंद करना भूल गया था, इसलिए टंकी का सारा पानी पहले ही खाली हो चुका था। हाय रे किस्मत। यार तू क्या बकचोदी कर रहा है? टंकी का पानी थोड़ी न पीऊंगा। कभी ढक्कन उठाकर देखा है कितनी गंदगी जमी रहती है? ये छाबरा अपना जो रेंट लेने टाइम पे आ जाता है, पर कभी टंकी साफ करवाने को बोल दो तो घाक जैसा मुंह बना लेता है। मैंने झुंझला कर कहा। यार छाबरा की बात छोड़, भी ये बता करना क्या है यार? नींद आ रही है, सुबह तक सच में नहीं झेल पाएगा क्या? अरे नहीं भाई, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, प्यास के मारे जान जा रही है, मैंने फिर कहा। थोड़ी देर सोच लेने के बाद हमने कार्तिक के रूम पर जाने की प्लानिंग कर ली। वो 15-20 मिनट की दूरी पर कमला नगर में रहता था। मैंने फटाफट टी-शर्ट डाली और स्कूटी की चाबी लेकर बाहर आ गया। अगले 2 मिनट में शुभम भी दरवाजे पर ताला मारकर बाहर आया। दिल्ली में हर चौक चौराहे पर खाकी वर्दी पोश पहरा दे रहे थे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस के लठैतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने उन्हें दिखाने के लिए बैंक का आई कार्ड भी ले रखा था, ताकि पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड दिखा सकूं। शायद तब रहम की थोड़ी गुंजाइश भी बन सके। शुभम ने स्कूटी स्टार्ट की और हम दिल्ली की सुनसान मगर चमचमाती सड़कों पर निकल पड़े। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा तैर रहा था। आवाज के नाम पर कहीं कहीं से
गली मोहल्लों में कुत्तों के रिरियाने की आवाजें आ रही थी। मैं सड़क के दोनों तरफ नजरें घुमाकर पानी की किसी भी संभावना को तलाश रहा था, लेकिन कहीं भी कोई भी दुकान खुली हुई न मिली। सामान्य दिनों में नॉर्थ कैंपस की जो दुकानें 24 घंटे खुली रहती थी, अब उन पर भी मोटे मोटे ताले लटक रहे थे। कितना कुछ बदल चुका था। कैसा अजीब संयोग था ये। अगर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही हमें रोककर पूछ लेता कि इतनी रात गए हम कहाँ भटक रहे हैं, तो हमारे पास उन्हें बताने को कोई माकूल जवाब भी न था। हम कार्तिक वाली गली में पहुंचने ही वाले थे कि तभी सामने की सड़क पर बैरिकेडिंग दिख गई। हम वहीं रुक गए। पुलिस की बैरिकेडिंग। अब क्या करें? ओह शिट, ये ठुल्लो ने यहाँ क्या बागा बॉर्डर बना रखा है यार। अब क्या? कार्तिक को कॉल कर, वही कुछ बताएगा। 4 बार कोशिश करने के बाद भी उसका फोन नहीं उठा तो मैंने पूछा, क्या हुआ? कमीना माल फूक के सो रहा है, नहीं उठाएगा। तो अब क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। अभी 2:30 बजने को हैं और गले में जलन सी हो रही है। मैंने फिर कहा। इस पर शुभम ने कहा, अच्छा सुन, बाथरूम में रखी बाल्टी में जो पानी है वो कैसा है? अरे क्या यार, छी, वहीं बगल में कमोड भी खुला रहता है और उसी बाल्टी में मोहित अपने कच्छे और जुराब भी धुलता है। इससे अच्छा तो मैं प्यासा ही मर जाऊं। ओह शिट। तो सुन, एक लास्ट आइडिया है। क्या है? मैंने फिर पूछा। वर्तिका के घर चलते हैं, शुभम ने कहा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बवाल हो जाएगा यार। नहीं, मैंने उसको समझाते हुए कहा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तू चल तो सही। शुभम जिद करने लगा। अरे नहीं यार, मैं 2 कौड़ी के पानी के लिए उसके घर में क्लेश नहीं करवाना चाहता भाई, नहीं ना। अरे इसमें क्या क्लेश होगा यार, उसका घर सड़क पर ही तो है। उसको कॉल करके और बोल कि उसको वो खिड़की से 1 बोतल पानी नीचे फेंक देगी, ठीक है? तो शुभम की बात में थोड़ा सा तो दम था, क्योंकि उस वक्त कोई और विकल्प हमें सूझ भी नहीं रहा था। रात के 2:45 बज चुके थे और हर गुजरते हुए मिनट के साथ मेरी प्यास का मर्तबा बढ़ता जा रहा था। बदन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अगर आज पानी नहीं मिला तो क्या होगा? एक एक मिनट पहाड़ की तरह लगने लगा था। अब तक मुंह और होठों की सारी नमी गायब हो चुकी थी। जब कोई और विकल्प नहीं सूझा तो मैंने भी वर्तिका के नाम पर मुहर लगा दी और हम वहां से वापस संतनगर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर तमाम अजीबोगरीब ख्याल जहन में उमड़ने लगे थे। मैंने रास्ते में गूगल पर हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ह्यूमन टू डाई विदाउट वाटर ऐसा सर्च करके भी देखा, फिर भी कोई खास तसल्ली न मिल सकी। रात और मेरी प्यास लम्हा दर लम्हा गहराती ही जा रही थी। तिश्नगी के कांटे गले में ऐसे चुभने लगे थे जैसे मैंने सदियों से पानी ही न देखा हो। हम संत नगर के अग्रवाल स्वीट वाली गली में पहुंच चुके थे। 2 मकान छोड़कर वर्तिका का ही घर था। उसका घर 3 फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर पर उसके बुआ और फूफा जी रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर वो और उसकी छोटी बहन सोनी, यानी उसकी बुआ की बेटी, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदारों का बसेरा था। उसके फूफा जी रिटायर्ड फौजी थे, सो मैं उनके स्वभाव की मधुरता को सोचकर ही मन सिहर रहा था। मैं वर्तिका के सामने नहीं पड़ना चाह रहा था और उसके फूफा जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तय हुआ कि पहले शुभम अपने फोन से वर्तिका को कॉल करेगा और अगर बात हो गई तो खिड़की से वो 1 बोतल पानी नीचे फेंक देगी और शुभम कैच कर लेगा। हमने अग्रवाल स्वीट के पास खड़े होकर उसे कॉल किया तो उसने भी नहीं उठाया। शुभम लगातार ट्राई करता रहा तो 5वीं बार में उसका फोन उठ गया। वो नींद में थी शायद, या शायद जानबूझकर ही उसने शुभम का नाम सुनकर ही फोन काट दिया। उसने फिर से कॉल मिलाया तो उसने फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया। साला किस्मत में प्यासा ही मरना लिखा है, करवा दी ना बेइज्जती।
मैंने शुभम से खींच कर कहा। शुभम ने बगैर मेरी बात पर ध्यान दिए वर्तिका को एक मैसेज में सारी बात बता दी, जिसके आखिरी कुछ शब्द मुझे भी दिख गए थे। सीरियसली वर्तिका, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्लीज। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर कहा, भाई वो कोई हेल्प नहीं करेगी, उसे लग रहा होगा कि मैं ये सब जानबूझकर करवा रहा हूं। चल यहाँ से, अब क्या बेइज्जती का सर्टिफिकेट लेकर मानेगा। मैंने बोलते हुए महसूस किया कि गले से आवाज भी छीलती हुई निकलने लगी थी। प्यास की ये शिद्दत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। दिमाग की सारी नसें तनी हुई महसूस होने लगी थी। जी में आया कि वर्तिका से पानी मांगने से बेहतर किसी अजनबी का दरवाजा खटखटा लिया जाए। सर में तेज दर्द भी होने लगा था। शुभम अभी भी इस इंतजार में था कि वर्तिका रिप्लाई करेगी। वो चुपचाप उसे मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था। तभी वर्तिका के कमरे की बत्ती जली और खिड़की खोलकर किसी ने इधर उधर देखा। शुभम ने मुझे इशारे से खिड़की की ओर देखने को कहा। बल्ब की दूधिया रोशनी में मैंने सोनी का चेहरा पहचान लिया। हालांकि मैं इस समय खिड़की में वर्तिका को देखना चाह रहा था। हम गली के नुक्कड़ पर अग्रवाल स्वीट के सामने स्कूटी पर कमर टिकाकर खड़े थे। शुभम के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें चमक उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ? प्यास मिटाने का समय आ गया बाबू। मतलब? मैंने झांक कर पूछा। मतलब डर के आगे जीत है। अरे बताना यार, क्या कहा उसने? वो आ रही है ना? आ रही है कि नहीं नीचे? हाँ, वो बोल रही है अपने हाथ से ही पिलाऊंगी। अबे बोतल गिरा रही है चूतिए। उसकी बातें सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर भी मन में एक ख्याल आया कि पानी की बोतल गिराने शायद वर्तिका खुद खिड़की पर आए। मैंने फटाफट स्ट्रीट लाइट्स में की रोशनी में फ्रंट कैमरे से अपने बाल ठीक किए और निगाहें उसकी खिड़की की तरफ गड़ा दी। 2 मिनट बाद सोनी एक पानी की बोतल के साथ खिड़की पर आई और शुभम खिड़की के ठीक नीचे जॉन्टी रोड्स की तरह कैच लपकने को तैयार खड़ा था। खिड़की की रोशनी से सामने की दीवार पर बनने वाली परछाइयों में 2 लड़कियां दिख रही थी। मतलब वर्तिका सोनी के ठीक बगल में ही खड़ी थी, पीछे से सब कुछ देख रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर वो मुझसे सच में इतना ही गुस्सा होती तो रात के 3:30 बजे खिड़की में न आती। सोनी ने बॉटल गिराने से पहले इधर उधर देखा, इधर उधर निगाह दौड़ाई और शुभम ने फटाफट अपना फोन टी शर्ट के ऊपरी जेब में रखकर पोजीशन ले लिया, कैच लपकने को तैयार। सोनी ने बोतल गिराई तो बोतल शुभम के हाथ से छिटक कर एक टप्पा खाकर सीधा पास के नाले में जा गिरी। शुभम ने जल्दबाजी में झुककर बोतल पकड़ना चाहा तो टी शर्ट की जेब से उसका फोन भी फिसल कर नाले में जा गिरा। वो जोर से चीख पड़ा, ओ शिट! अबे वहां खड़ा मुंह क्या देख रहा है? टॉर्च दिखा, फोन गिर गया यार। शिट! अबे धीरे बोल भाई, कोई जग जाएगा। अबे तो क्या करूं, फोन छोड़ दूं? अभी 4 महीने ही हुए थे, साला EMI भी देना है अभी। ओ सॉरी यार। अबे तो टॉर्च दिखाएगा। मैं उसे धीरे बोलने का इशारा करके मोबाइल का टॉर्च जलाने लगा कि तभी वर्तिका के घर ग्राउंड फ्लोर की लाइट जल गई। एक पल को हमारी सांसें थम गई। शायद उसके फूफा जी जग गए होंगे। क्या हुआ? शायद वर्तिका के फूफा जी होंगे, मैंने कहा। अबे भाग, कांड हो जाएगा। भाग भाग भाग, उसने भी चिल्लाया। इससे पहले कि दरवाजा खुलता हम सरपट स्कूटी की तरफ भागे। पलक झपकते ही हम गली पार करके मेन रोड की तरफ पहुंच चुके थे। शुभम के फोन खो जाने के दुख के आगे मैं अपनी अनबुझी प्यास भी कुछ देर के लिए भूल चुका था। अचानक जेब में पड़ा मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने जेब से निकाल कर देखा तो वर्तिका कॉल कर रही थी। मेरी आंखें चमक उठी। शुभम शुभम शुभम, साइड में रोक। अब क्या हुआ? अभी वर्तिका का कॉल है। हैं? तुझे तो उसने ब्लॉक कर दिया था ना? अभी तो अनब्लॉक कर दिया होगा, तू रोक ना। मैंने लरसते होठों से हेलो कहा, जिसे सुनते ही वो बरस पड़ी आग की तरह।
तुम लोग पागल हो क्या, वापस क्यों चले गए, मैं बाहर आ तो रही थी ना, इतना भी सब्र नहीं है। वो एक सांस में ही बोलती जा रही थी। वो एक्चुअली हमें लगा कि तुम्हारे घर वाले जग गए हैं, तो मैं घर पे सिर्फ मैं और सोनी है और कोई नहीं, वापस आओ और पानी का बोतल ले जाओ। थैंक्स यार। एंड वर्तिका, सॉरी उस दिन के लिए। वर्तिका कुछ बोलो यार, आई एम रियली सॉरी। वो पहले तो कुछ नहीं बोली और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, गेट पर आ जाओ, पानी की बोतल लेकर सोनी वहीं खड़ी है, ले लेना, मैं सोने जा रही हूं। कहकर उसने फोन काट दिया। पास में खड़ा शुभम सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे से उसकी व्यग्रता साफ झलक रही थी। हम पानी लेने वापस मुड़ चुके थे। रास्ते भर में यही सोचकर खुद को दिलासे दिए जा रहा था कि प्रेम में शिकायतें और नाराजगी का होना भी लाजिम है। शिकायतों के बिना प्रेम ठीक वैसा ही है जैसे बिना छौंके की दाल। स्कूटी उसकी गली की तरफ मुड़ी तो उसके घर का दरवाजा खुल गया। सुबह के 4:30 बजने को थे। रात के अंधेरे भी अपना कारोबार समेटने लगे थे। वर्तिका दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श जौनपुरी। ये मेरी लिखी कहानी है और पहली बार अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये कहानी कैसी है, ताकि मैं आगे भी अपनी शॉर्ट स्टोरीज, ऐसी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ लेकर आपके बीच आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।